गैसों की द्रव्यों में विलेयता, गैसों की। तो अब हमारे पास जो है हो क्या रहा है, तो हमारे पास जो है वो अब यहाँ गैस है, तो ये है गैस, ये कोई जल है, तो हम कहेंगे एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये पढ़ा था एनटीपी और एसटीपी। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है और एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। इसमें अलग अलग मान पूरी टेबल में लिखवा देते हैं, अभी बाद में लिखवा दूंगा न्यूमेरिकल में। एसटीपी पर किसी गैस की वह मात्रा या किसी गैस का वह आयतन जो दिए गए विलायक का संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक होती है, गैसों की द्रव्यों में विलेयता कहलाती है। इससे पहले क्या था हमारे पास कि कोई विलयन था, कोई जल है और जल में हम चीनी डाल रहे हैं, 50 ग्राम डाली, 60 ग्राम डाली, 70 ग्राम डाली, वो घुलती जा रही है, 80 ग्राम डाली वो भी घुल गई, जैसे 81 ग्राम की वो नहीं घुली। तो नहीं घुली मतलब हमें पता चलेगा कि 80 ग्राम तक ये घोल सकता है, तो इसकी विलेयता 80 ग्राम है कि 80 ग्राम को ये विलय कर देगा। समझ रहे, 80 ग्राम को ये विलय कर देगा, ये विलयन। ऐसे ही ये गैस की बात आ गई। ठीक है जी, गैस की बात क्या आ गई है कि एसटीपी पर किसी गैस का वह आयतन जो दिए गए विलायक का संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक होती है, गैसों में द्रव्यों की विलेयता कहलाती है। समझ गए, ये परिभाषा इसकी बन जाती है। हाँ जी बताइए जरा, परिभाषा क्या बन गई, क्योंकि कुर्सी खींचने में ध्यान था, परिभाषा पर तो ध्यान था नहीं। बताओ परिभाषा। और खाक कर बिल्कुल नहीं पता चला होगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में था ही नहीं, और ना ही इनका हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये कुर्सी देख रहे थे जब तुम खींच रहे थे, तो बता इनसे भी नहीं जाएगी, तीनों ही खत्म हो गए, तीनों ही। बात वही है, एक आदमी 4 को लेकर 2 को लेकर डूबता है तो वह ऐसे डूबता है कि अगर कोई आदमी पढ़ना भी चाहे ना तो दूसरों से पढ़ने नहीं देता, वो तो वैसे ही ना पढ़ना चाह रहे बेचारे। तुम भी तो खुद भी तो बेकार हो गए। अब बताओ परिभाषा फिर, इतनी चीख चीख के मैंने 6-6 7-7 बार दोहरा दी, कुछ पता चला थोड़ा बहुत? कुछ भी? विलेयता किसे कहते हैं? हाँ भी विलेयता किसे कहते हैं अमित? क्या हो सकती है विलेयता? या की मात्रा कितनी, क्या परिभाषा बनेगी? तो जी लिख लेंगे इसमें परिभाषा। एसटीपी पर किसी गैस का वह आयतन एसटीपी पर किसी गैस का वह आयतन जो दिए गए विलायक का संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक होता है गैसों की द्रव्यों में विलेयता कहलाती है। गैसों की द्रव्यों में विलेयता कहलाता है, आयतन है। गैसों की द्रव्यों में विलेयता कहलाता है। विलेयता कहलाता है। हो गया? हेड लिखेंगे गैसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक।
चलेंगे, इसे निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। इसे निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1, गैसों की प्रकृति। प्रकृति देखो, नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई, ये क्या होती हैं? जल में अल्प विलय होती हैं। अल्प विलय होती हैं तो इनकी विलयता कम होती है। और जैसे हमारे पास HCl है, HNO3 है, CO2 है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हो गई, अमोनिया गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ये अत्यधिक विलय होती हैं। अत्यधिक विलय होती हैं तो इनकी विलयता अधिक होती है द्रवों में। तो क्या परिभाषा बन जाती है? परिभाषा बनती है कि वे गैसें हैं जो जल में अत्यधिक विलय होती हैं, उनकी विलयता अधिक होती है, और जो जल में कम विलय होती है उनकी विलयता कम होती है। जैसे कि ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होती हैं जल में अल्प विलय होती हैं, इसलिए इनकी विलयता कम होती है। और ये अत्यधिक विलय होती हैं, इसलिए इनकी विलयता अधिक होती है। वही लिखेंगे, जो ज़्यादा घुलेगी वो ज़्यादा विलय होगी, जो कम घुलेगी वो कम विलय होगी। लिखेंगे प्रकृति में, हेडिंग में उसमें। वे गैसें जो जल में अत्यधिक वे गैसें जो जल में अत्यधिक विलय होती हैं, या जो शीघ्रता से द्रवित हो जाती हैं, 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 द्रव अवस्था में आ जाती है, मतलब द्रवित हो जाती हैं। उनकी विलयता उतनी ही अधिक होती है, उतनी ही अधिक होती है। और वे गैसें जो शीघ्रता से द्रवित नहीं होती हैं, उनकी विलयता उतनी ही कम होती है, उनकी विलयता उतनी ही कम होती है। जैसे N2O2, H2 आदि N2O2 H2 आदि। क्या टीम आई है? किसे बुला रहे हैं? वहीं आना है क्या? कौन है? एक ही तो होगा।
और कौन है? बैठ जाओ। हाँ, अभी लिख लेना। ले ये वाले को। अरे हो जाएगा, अभी मिलना मिलाना, अभी देख लियो। क्या लिखा? लाइन बताओ क्या लिखे। लाइन क्या लिखी है वो बताओ। आदि जल में अल्प विलय होते हैं। हाँ। और HCl एच तो ये NH3 और CO2 आदि जल में अत्यधिक विलय होते हैं। ये हो गया मतलब उदाहरण। इसके बाद गैसों की विलेयता जो है वो उसे प्रभावित करने वाले कारक जो है वो दूसरा है तुम्हारा। और दूसरा तुम इसमें हेडिंग लिखोगे ताप का प्रभाव। कोई भी गैस घुली हुई है पहले से ही, किसी भी द्रव में, पानी में, किसी में गैस घुला हुई है, हमने उस पानी को गर्म करना शुरू कर दिया, गैस ज्यादा घुलेगी या कम घुलेगी? क्या कहता है तुम्हारा दिमाग? कोई गैस घुली हुई है पानी के अंदर और हमने उस पानी को गर्म करना शुरू कर दिया, तो गैस जो है वो और ज्यादा घुल जाएगी या और कम हो जाएगी? एक बात इसे बता दो, हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं तो वो ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर उसका घट जाएगा। भाई कौन सी साइंस पढ़ रहे हो तुम, और किसने बढ़ा दिया तुम्हें यहाँ साइंस में? तुम्हें यही नहीं पता चल पा रहा है अभी तक कि हम उसे गर्म करेंगे तो टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा? बता यार। भाई कौन सी बानर सेना भी ठीक ठाक थी यार, हमारे पास ना कौन सी बानरों से भी गई गुजरी सेना है। हाँ। एक अनपढ़ आदमी से, जो कोई छोले भटूरे पकौड़ी वकौड़ी बना रही हो ना, उससे जाकर चौराहे पर पूछ लो, भाई साहब इसमें अगर जो हम गैस डाल दें तुम इसमें आग जलानी शुरू कर दो तो इसके अंदर गैस रुकेगी या चली जाएगी? तो वो भी दो कान पर मारेगा और बता देगा फटाक सा उसी टाइम। क्या होगी? पहली बात तो भाप खुद गैस होती है, समझ गए? और भी कोई गैस उसके अंदर जितनी मिलाओगे वो फटाक से उड़ती रहेगी, यानी कि ज्यादा घुलेगी कम घुलेगी? उड़ जाएगी, घुलना बंद तो खैर नहीं होगी लेकिन कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, लगभग सारी की सारी एक बार को उड़ भी जाएगी। सिंपल सा फंडा है, गैस है द्रव के अंदर घुला हुई है, अगर हमने उसे गर्म करना शुरू कर दिया तो उनकी विलेयता क्या होगी? घटेगी बढ़ेगी? घट जाती है। देखो एग्जाम में ना हमेशा मैं नहीं होता हूँ, या हमेशा वो क्वेश्चन तुम जो पढ़ के जाते हो वो आता नहीं है एग्जाम में। कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, दिमाग से हाथ का हाथ आंसर लिखने पड़ते हैं, और वो वही लिखता है जिसके पास होता है, समझ गए? हर किसी के पास की बात होती भी नहीं है। तो कभी तुम सोचोगे ये हलवा। और एक और बात याद रखना, अगले साल जैसे इस बार प्रमोट हो रहे हैं ना, अगली बार वो भी नहीं होगा, चाहे कितनी भी महामारी आ जाए और कितनी भी वो आ जाए। सरकार इसी साल प्रमोट करके पछता रही है वो, इसलिए तो आपके अगली बार तो तुम्हें हर हाल में चाहे तुम घिस के जाओ, रगड़ रगड़ के जाओ, बीमार होकर जाओ, हर हाल में चाहे उन्हें अलग अलग छतों पर बिठाना पड़े, लेकिन भाई साहब बोर्ड का एग्जाम हर साल अगले साल जरूर होगा। कुछ राज्य तो अब भी ले रहे हैं, ताप के प्रभाव में लिख रहे हैं हम, तो बिना पढ़े पास नहीं हो सकते, इस बात को याद रख लियो। ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्यों में विलेयता, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्यों में विलेयता घटती है तीसरा पॉइंट लिखेंगे, क्या बताओ? हाँ, तो एक लाइन लिख सकते हो, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट है, तीसरा हेडिंग है तुम्हारे पास, दाब का प्रभाव। तीसरा पॉइंट है कि गैसें द्रव में घुलेंगे या नहीं घुलेंगे, उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा?
दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ भाई, पहले ताप था, हमने उसका ताप बढ़ाया था, अब का हम दाब बढ़ा रहे हैं। विलेयता घटेगी या बढ़ेगी? गैस है द्रव के अंदर, ज्यादा घुलेंगी कम घुलेंगी? बढ़ेगी घटेगी? क्वेश्चन कितना भयंकर हो, यहाँ इनकी बेंचर कुर्सी सीधी ना होती पूरे घंटे। ये जो तुम 5 मिनट 10 मिनट पहले यहाँ आकर बढ़ते हो ना, और ये बेंच वेंच झाड़ते हो, तो उसी टाइम तुम्हें बोला जाता है कि अपनी कुर्सी उर्सी एक बार सेट करके रख लो। पूरे घंटे जो खींचा खांची करते रहते हो और इसे देते और उसे देते और अपने पेन को भी बदलते रहते हो, उससे होता कुछ नहीं है, उससे डिस्टर्बेंस होता है। कि कोई आदमी, कोई भी पड़ोसी तुम्हारा पढ़ना भी चाह रहा होगा ना, तो पढ़ नहीं पाएगा। क्वेश्चन यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ खींचा खांची चल रही है। कोई सी चीज़ यहाँ क्या बता रहे हैं, वहाँ कुर्सी उठाई चल रही है। बस तुम्हारी पढ़ाई थोड़ी ना हो रही है, ये मजाक हो जाए घर वालों के साथ, विश्वासघात हो रहा है। कोई भी, तुम लोगों के पढ़ाने का सिंपल सा एक फंडा ही है, कोई भी बेकार से बेकार घचाड़ा से घचाड़ा टीचर तुम्हें आराम से पढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है और तुम आराम से बन सकते हो। इतनी बड़े वाली कोई रॉकेट साइंस लगनी नहीं है। आराम से लिखवाए जाओ, तुम उतारे जाओगे, खुश रहोगे, 3 4 पेज भरे जाएंगे, तुम्हारी जीभ निकलती रहेगी। आज बड़ा सारा करवा दिया, घर जाकर रखते रहोगे, हाँ, और वहाँ तुम्हारी टैब बोलती रहेगी। अगले दिन जो कल का करा हुआ वही देखने का मौका नहीं मिलेगा, कल को फिर इतने सारा होता रहेगा। तो होता क्या है कि तुम ऐसी पढ़ाई में खुश रहोगे कि साला पहले भी नहीं पढ़ लेते, अब भी नहीं पढ़ ले। तुम लोगों को यहाँ, तुम लोग जो बैठे हो ना, इसे अलग खुजली है, इसे अलग खुजली है। जबकि इसे ये पता है कि इस स्विच से कुछ नहीं हो सकता, ना कोई बल्ब जलना है ना कुछ जलना है, तो भी दबाई जा रही है। पता नहीं। स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर गैसों की द्रव्यों में विलेयता, स्थिर ताप पर टेम्परेचर, स्थिर ताप पर गैसों की द्रव्यों में विलेयता, गैसों की द्रव्यों में विलेयता, विलेयता बढ़ती है। नई लाइन से इन्वर्टर कोमा में लिखेंगे, ऐसे करके देखो इधर, हेनरी के नियम अनुसार, हेनरी के नियम अनुसार कोमा लगा के, मतलब हेनरी का नियम यहां से आ गया। अब देखो, ये विलेयता को हम एक्स से दर्शा रहे हैं कि गैसों की द्रव्यों में विलेयता उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा। ये तो अनुकर्मानुपाती हटा देंगे, के एच लगा देते हैं। के एच जो है वो हेनरी स्थिरांक कहलाता है। ठीक है जी, हेनरी स्थिरांक। ये तो अभी से बाद में लिखेंगे, पहले हिंदी लिखेंगे इसकी। यहाँ तो ना मान नहीं होता, अलग अलग से होता। हेनरी के नियम अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, ताप पर गैसों की द्रव्यों में विलेयता, गैसों की द्रव्यों में विलेयता, गैसों की द्रव्यों में विलेयता उस पर आरोपित, उस पर आरोपित दाब के, उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होती है। उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होती है। अर्थात, और अर्थात में ये लाइन लिख देंगे, और इसके आगे को नीचे को भी व्यंजक चलाते हैं हम, लेकिन अब वो चलाएंगे कल। ताजी दिमाग फ्रेश दिमाग से आओगे तो होगा, क्योंकि ये जरूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा कोई साल जाता नहीं जिस बार हेनरी का नियम ना आए। हेनरी का नियम आएगा, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग आएंगे, हेनरी के नियम की सीमाएं आएंगी।
कुछ भी इन तीनों में से आ जाता है। सीमाएं का मतलब कमियां ही होती हैं। ये होता है, इतना है बस, यहाँ से उतार के रुक जाएंगे, नीचे को कल चलाएंगे जरा।